बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। बहुत ही आसान और मजेदार सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या भला। बच्चों, ये हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है कि जिसकी हेल्प से हम अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रेजिस्टर है, आप उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हो, इस सर्किट के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। आपके पास कोई पीस ऑफ वायर है, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसको भी आप इसके थ्रू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहा जाता है, व्हीटस्टोन क्यों कहा और फिर ब्रिज क्यों कहा। दोनों की वजह बताता हूँ बच्चों। इसको जो इस पे जो काम करने वाले साइंटिस्ट थे, या यूं कह लें इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था व्हीटस्टोन। उसी के नाम से इनको मंसूब किया गया। और रही बात ब्रिज की, ब्रिज क्यों कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ब्रिज क्या होता है जरा देखिए। ब्रिज असल में हमारे पास होता क्या है, मैं आपको कुछ बता सकूं उसको। तो देखिए, ये एक ना वाटर की एक, मान लीजिए एक कैनाल है, ठीक है, और इस तरफ भी आबादी है, इस तरफ भी आबादी है ना। तो इस आबादी को इस आबादी से कनेक्ट करने वाली जो चीज है वो क्या है, वो जी है ये ब्रिज, जो इसके ऊपर से जा रहा है, इसको इससे कनेक्ट करने वाला है ना। इसको क्या बोलते हो आप, ब्रिज बोलते हो। एक आबादी इस नहर से उस तरफ है और एक इधर से इस तरफ है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो है वो क्या है, वो ब्रिज कहलाती है। ये साथ में क्या चल रहा है, इसके बीच में ये वाटर चल रहा है ना, ये तो पता है ना आपको। इसी तरह से अगर आपके पास ये इस तरह रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर आ गया, ये दूसरा रजिस्टर आ गया, इस तरह एक ये भी रजिस्टर चल रहा है ऐसे और ये ऐसे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो है वो भी हमारे पास कोई रजिस्टर भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है, ये भी क्या कहलाएगी, ब्रिज कहलाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इसके सर्किट डायग्राम बनाई हुई है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो ये बेसिकली 4 रजिस्टर्स पर मुश्तमिल होता है। अभी मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन आपको समझानी है, वो बताऊंगा आपको। तो आप देख सकते हो कि एक ये पाथ है और एक ये पाथ है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ हमने एक गैल्वेनोमीटर के जरिए। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का काम कर रहा है, जो कि इसको इससे मिला रहा है। जैसे ये देखो, एक ये वाली आबादी और एक ये वाली आबादी, इन दोनों आबादियों को आपस में मिलाने वाला कौन काम कर रहा है, ब्रिज काम कर रही है ना। बीच में तो वाटर है, ठीक है, तो ब्रिज क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में मिला रहा है। ऐसे ही हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर सेंटर में लगा हुआ है, ये इस पाथ और इस पाथ को आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, इसको हम ब्रिज कहते हैं। तो इस तरह के सर्किट को हम जो है वो ब्रिज कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, समझ गए ना। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आप देख सकते हो कि इस वाले पाथ को इस वाले पाथ को आपस में कनेक्ट करने वाला हमारा गैल्वेनोमीटर, ये एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, तो हम कहेंगे ये ब्रिज सर्किट है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये बेसिकली जो व्हीटस्टोन थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, बट असल में क्या है, सबसे पहले 1833 में इसको डिस्कवर किया जा चुका था। उस साइंटिस्ट का नाम था सैमुअल हंटर क्रिस्टी, जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था 1833 में। ठीक है, ये जो हमारे व्हीटस्टोन साहब हैं, इन्होंने बाद में आके इसको थोड़ा सा पॉपुलराइज किया था 1843 में, यानी 10 साल के बाद आके, तो फिर इन्हीं के नाम से इसको मंसूब कर दिया गया। वरना ये ब्रिज सर्किट जो है वो सैमुअल हंटर ने पहले से ये डिस्कवर किया हुआ था। उसके बाद में इसकी चर्चा की बहुत ज्यादा 1843 में आके व्हीटस्टोन ने, तो उसी के नाम से फिर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया। समझ गए बच्चों। तो ये था छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ये हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। हम इसको ब्रिज क्यों कहते हैं, मैंने बताया कि ये कनेक्ट करता है दो पाथ को। ये देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को कनेक्शन बना है बीच में, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रिज कहते हैं। व्हीटस्टोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो इसको पॉपुलराइज करने वाला जो साइंटिस्ट था, उसका नाम था जी हमारे पास व्हीटस्टोन। ठीक है, तो उसी के नाम से हमने इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा। ठीक है, मैं बता चुका हूं। अगर आप ये पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली इतना भी कर लो तो काफी है। ठीक है, क्योंकि बुक्स में यही बात बताई गई है कि भाई इसको इन्वेंट किया था इसने, व्हीटस्टोन ने, तो इसी नाम से हमने इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा। बट एक्चुअली इस ब्रिज सर्किट को व्हीटस्टोन की बजाय हमारे पास सैमुअल हंटर ने डिस्कवर किया था। ओके, अच्छा, अब इस सर्किट की कंस्ट्रक्शन पे जरा आ जाओ, कैसी होती है इसकी कंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, सिंपली ये 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो आपने लिखना कैसे, मैंने साथ में ये भी इसीलिए मैंने सारे पॉइंट बनाए हुए ताकि पेपर में लिखने में आपको जो प्रॉब्लम आती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेन काम तो पेपर में लिखना होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाइए, डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री बता दीजिए कि सबसे पहले सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने इसको डिस्कवर किया था 1833 में ब्रिज सर्किट को। उसके बाद फिर चार्ल्स व्हीटस्टोन आए जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया 1843 के अंदर। ठीक है, और उसी के नाम से इसको मंसूब कर दिया गया।
फिर उसकी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग पे, और वहां बताइए भाई ये सिंपली 4 रजिस्टर पर मुश्तमिल होता है, R1 R2 R3 और R4, ये 4 रजिस्टर होते हैं। अब वो 4 रजिस्टर किस तरह के हैं उसकी थोड़ी सी तफसील भी आपने बतानी है। ये जो हमारे पास 2 रजिस्टर होते हैं ना R1 एंड R2, उनको वो फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर ली जाती है, और वो हमारे पास नाउन होते हैं। लाइक फिक्स वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू वाले रजिस्टर तो आपको पता है ना। ऐसे रजिस्टर भी होते हैं जो अपनी वैल्यू को कम ज्यादा भी कर सकते हैं यानी वेरिएबल, और ऐसे होते हैं जो अपनी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं कर सकते यानी फिक्स रजिस्टर होते हैं। ठीक है, 10 ओम है तो 10 ही रहेगी, मैक्सिमम 20 है तो 20 ओम ही ऑफर करेगा वो, समझ गए ना। तो इसी तरह के 2 रजिस्टर जो है वो R1 और R2 आपने लेने हैं जो कि फिक्स होते हैं, और उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये 10 ओम का, ये 20 ओम का, 30 ओम का, यानी नाउन। ठीक है, तो 2 रजिस्टर फिक्स होंगे और नाउन होंगे, समझ गए बात की। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा रजिस्टर R3, वो आपका वेरिएबल रजिस्टर होगा और होगा वो भी नाउन, यानी ऐसा आपने रजिस्टर निकालना है जिसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज भी कर सके और आपको पता भी हो, जब आप चेंज करें तो पता हो कि अब कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, अब कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और अब कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो यानी जो चेंज करते हो, चेंज करने के साथ आपको पता भी होना चाहिए, जो मैंने इसकी अब रेजिस्टेंस कर दी है वो 10 ओम हो गई है, अब इसकी 20 ओम हो गई है, अब इसकी 30 ओम हो गई है, चेंज कर रहे हो साथ साथ पता भी हो आपको। तो 3 रेजिस्टर पता लगे, 2 आपके पास होने चाहिए फिक्स्ड रजिस्टर जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, और वो कौन से होने चाहिए, नाउन वैल्यू वाले रजिस्टर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास जो बाकी R3 है, R3 आपके पास वेरिएबल यानी ऐसा हो जिसकी रेजिस्टेंस को आप कम ज्यादा कर सकते हो। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं कम ज्यादा करने के लिए, उसकी वजह आपको भी मैं बताऊंगा, और इसकी रेजिस्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए, नाउन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। फिर आती है बात ये R4 की। R4 हमारा अननाउन रजिस्टर होता है, यानी ये ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना होता है। वो कोई पीस ऑफ वायर भी हो सकता है, कोई और रजिस्टर जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है रेजिस्टेंस की, उसको उठा के लगा दो उसके अंदर। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस को बड़ी आसानी से आप इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, वो R4 हमारा कौन सा वाला रजिस्टर है, अननोन रजिस्टर। ठीक है, तो 4 रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 नाउन होंगे और फिक्स्ड होंगे, तीसरा नाउन होगा बट वेरिएबल, और चौथा अननाउन होगा जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अच्छा, अब करना क्या है इन रेजिस्टेंस को, भाई इन रेजिस्टेंस को जोड़ कर इनकी एक लूप बना लेनी है। कैसे लूप बना लेनी है, ये मान लीजिए जी हमारा आ गया ये एक, ये आ गया जी हमारा दूसरा, ये आ गया हमारा तीसरा, और ये आ गया हमारा चौथा, ऐसे लूप बना लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 रजिस्टर्स की, तो यही बात बताइए, ऑल 4 रजिस्टर्स मेक अ लूप ABCDA, तो ये मिलके एक लूप बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास ABCD एक लूप बन गई है, पहला रजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है ना, इनकी हमने एक लूप बना ली है ABCDA। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी बना के आपको बता दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, a source of EMF is connected between the point A and C। अब उसके दो पॉइंट्स के दरमियान में ना आपने A एंड C, आप देख सकते हैं इस लूप के अंदर A और C दो पॉइंट है, उनके दरमियान में आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा देना है। ठीक है, वो आपकी बैटरी या सेल कोई भी आप ले लीजिए। फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द अदर एंड B एंड D। देखो 4 एंड है ना, एक A और C के दरमियान में आपने लगा दिया यहाँ पर वोल्टमीटर, तो फिर जो B और C ये दो पॉइंट है इनके दरमियान में आपने लगा देना है जी गैल्वेनोमीटर। तो आपका ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट, जिसकी कंस्ट्रक्शन थी वो हमने कर ली है जी कंप्लीट। ओके जी, अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अब हम वर्किंग की तरफ बढ़ने से पहले ना आपको पता होना चाहिए बैलेंसिंग कंडीशन। ये बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, जरा वो जान लीजिए बच्चों। बैलेंसिंग कंडीशन पहले होगी, उसके बाद फिर आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इस सर्किट को ना बैलेंसिंग कंडीशन में लाना होता है, ये बात याद रखें। सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने से पहले सर्किट को, व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट को आपने बैलेंसिंग कंडीशन में लाना है। बड़े ध्यान से सुनना, यहां से आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि बैलेंसिंग कंडीशन में ये कैसे आता है, जरा सुन लीजिए। देखिए, पहले मैं आपको ये बताता हूं बैलेंसिंग कंडीशन होती क्या है। ये जो आपके पास B पॉइंट और D पॉइंट है ना, जिनके अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, ये दो एंड है गैल्वेनोमीटर की, एक ये वाला B एंड है और एक D एंड है, ये दोनों क्या है, एंड है गैल्वेनोमीटर के। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट के अंदर जब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके दोनों एंड यानी B पॉइंट पर और D पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम हो जाता है, सेम पोटेंशियल। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल का फर्क नहीं रहा, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना, तो इसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है,
और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो गैल्वेनोमीटर के दोनों पॉइंट है, यानी पॉइंट बी और पॉइंट डी, जब वो दोनों एट द सेम पोटेंशियल आ जाते हैं, वो कैसे लाए जाते हैं अभी वो आपको सिखाना है मैंने। सिर्फ ये समझ लीजिए कि बैलेंसिंग कंडीशन होती क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरे, ये बी पॉइंट और डी पॉइंट, जब दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं और इसमें से कोई भी करंट पास नहीं करता गैल्वेनोमीटर से, वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है, इस कंडीशन को हम बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये यहां पर मैंने लिखा भी है। इन द सर्किट ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन देयर इज सेम पोटेंशियल एट द बोथ एंड्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बोथ एंड, यानी एक एंड बी कह लें, एक एंड डी कह लें, बी और डी दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल आ जाता है एंड नो करंट पासिंग थ्रू इट, उसमें से कोई भी करंट पास नहीं करता, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। अब हमारा सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन में आ गया, और बैलेंसिंग कंडीशन में लाना जरूरी होता है, ठीक है ना, अदरवाइज आप नहीं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते। अब बैलेंसिंग में ये आता कैसे है, ये जरा सवाल जो है ना बड़ी ध्यान से सुनना आपने। असल में होता यूं है बच्चों कि ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ये मेरे पास दूसरा रजिस्टर है, ये मेरे पास तीसरा रजिस्टर है, और ये मेरे पास है जी चौथा रजिस्टर, ठीक है ना। यहाँ पे लगाया मैंने गैल्वेनोमीटर, ये ऐसे मैं रफ्ता भी बना के दिखाता हूँ आपको। अब ये बैटरी लगी है ना, बैटरी मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से 10 वोल्ट इस पॉइंट पे मिल रहे हैं 10 वोल्ट, और आपको पता है कि बैटरी जितना प्रेशर देती है वो सारे का सारा कंज्यूम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिलना चाहिए फिर हमें 0 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट यहाँ से देख सकते हैं जी, एक ये लूप है और एक ये लूप है ना, ये पाथ है और एक ये पाथ है, इन रजिस्टर्स ने और रजिस्टर्स ने मिलके जो है वो 10 को 0 कर देना है, यानी मिलके खाएंगे दोनों, बात समझ गए। अब इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है। तो मान लीजिए ये 10 वोल्ट इसको मिले थे, इसने कुछ खा लिए और बाकी इसने कितने छोड़े जी, 4 वोल्ट छोड़े, फिर 4 वोल्ट ये खाएगा बाकी, और ये इधर 0 कर देगा। अब ये कुछ रजिस्टर ये क्या करता है जी, इसने यहाँ से जो है कितने छोड़े, इसके लिए इसने छोड़ दिए 6 वोल्ट, ठीक है, और ये 6 वोल्ट सारे ये खा गए यहाँ पर ये। अब क्योंकि अननोन वैल्यू है इनकी, सॉरी जो डिफरेंट वैल्यूज है इनकी, यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, तो ये वाला रजिस्टर जो है वो हो सकता है उसने ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूम कर लिया, और 10 वोल्ट मिला था, 6 वोल्ट वो खा गया और 4 वोल्ट आगे वो पहुंचा रहा है। इसको जो है वो 10 वोल्ट मिला था, इसने थोड़ा सा खाया 4 वोल्ट और 6 वोल्ट वो आगे पहुंचा रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का फर्क है, इधर 4 वोल्ट है, इधर 6 वोल्ट है, बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है। अगर बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है। अब ये एंड हाई पोटेंशियल पर है, ये एंड लो पोटेंशियल पर है, तो यहां से हाई से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करके जा सकता है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर की पिन 0 पर नहीं होगी बल्कि एक तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी, जो इस चीज को इंडिकेट करिए कि भाई आपका जो सर्किट है ना वो बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है, इसको पहले बैलेंसिंग कंडीशन में लाइए, समझ गए। ओके, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे जी, हम हमारे पास ये वाला रजिस्टर होता है वेरिएबल रजिस्टर, ये मैंने इसके ऊपर एरो लगाई है, ठीक है, R1 और R2 ये जो फिक्स होते हैं ना वो आपने यहाँ पे लगा देने हैं, पहला R1 दूसरा R2, ये दोनों कौन से वाले होते हैं, हमारे पास फिक्स्ड होते हैं और नाउन होते हैं, इनकी वैल्यू भी हमें पता होती है, इसकी वैल्यू भी हमें पता होती है, समझ गए। अब इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना, ये जो R4 है इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और ये R3 है, ये हमारे पास वेरिएबल होता है, मैंने इसके ऊपर एरो लगाई, ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। अब इसको वेरिएबल यहां लगाने का पर्पस ये है ताकि इसकी हेल्प से आप बैलेंसिंग कंडीशन अचीव कर सकें। अब बैलेंसिंग कंडीशन कैसे अचीव करेंगे, मैं आपको सिंपल सा आसान सा तरीका बताता हूं। देखो ये जो रजिस्टर होता है ना, इसका काम होता है पोटेंशियल को खाना, जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल खाएगा, जितना छोटा रजिस्टर होगा उतना कम पोटेंशियल खाएगा, समझो। अब देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है वो इधर मान लीजिए एक बड़ा रजिस्टर है, वो 10 में से 6 खुद खा रहा है और 4 बचा के आगे पहुंचा रहा है, यहां तक कितने पहुंचा रहा है, 4 पहुंचा रहा है, 6 तो रास्ते में वो खा गया, मगर ये जो है ना, ये इसको 10 में इसके पास मिला था और ये सिर्फ 4 खाया इसने और 6 आगे पहुंचाया। तो मतलब ये है, हम ऐसा करते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना तो ये भी ज्यादा खाना शुरू हो जाएगा, जब ज्यादा खाएगा तो कम बचाएगा, है ना। तो इसकी रेजिस्टेंस को हमने बढ़ाया, जब इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो अब ये ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट वो खा गया, 5 वोल्ट आगे भेजा, अभी भी ऊपर नीचे पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद है। अच्छा, हमने इसकी रेजिस्टेंस को और बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब ये और ज्यादा खाएगा, और मान लीजिए अब वो 6 खा जाता है और 4 वोल्ट आगे भेज देता है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हमने इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया ना, इसका पोटेंशियल खाने की एबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि रेजिस्टर का काम ही होता है पोटेंशियल खाना।
तो वेरिएबल रेजिस्टर हमने इसी वजह से यहाँ पे लगाया था ताकि हम इसको बैलेंसिंग कंडीशन में लेके आ सकें। पहले यहाँ पर 4 वोल्ट थे, यहाँ पे 6 वोल्ट थे, है ना। तो पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद था, गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर रहा था बट उसकी पिन डिफ्लेक्शन शो करती है, मतलब हमारा व्हीटस्टोन बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं था। तो हमने क्या किया, इसकी रेजिस्टेंस को रफ्ता रफ्ता बढ़ाया 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 और साथ साथ गैल्वेनोमीटर की पिन को देखते रहे। एक कंडीशन ऐसी आएगी, गैल्वेनोमीटर की पिन बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी, 0 पर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर से अब कुछ भी करंट पास नहीं कर रहा, कुछ भी करंट पास नहीं कर रहा। तो मतलब ये हमें पता चल गया कि फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया है, क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है, चार्जेस तो फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। उसकी रीजन फिर ये है कि यहां पर मौजूद पोटेंशियल और यहां पर मौजूद पोटेंशियल दोनों क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो अब हमारा जो ये सर्किट है वो बैलेंसिंग कंडीशन में आ चुका है। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि आखिर वेरिएबल रेजिस्टर से ऐसा क्या करते हैं कि वो हमारे इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बैलेंस कर देता है। जो आपको मैं बता चुका हूं कि ये वाला रेजिस्टर कम पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा था, यहाँ 6 वोल्ट मिल रहे थे, हमने यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाते गए वैसे वैसे पोटेंशियल कंज्यूम करने की एबिलिटी इसकी बढ़ती गई, ठीक है। और आगे फिर ज्यादा अगर ये कंज्यूम करेगा तो जाहिर सी बात आगे तो कम बचाएगा ना, यानी 10 रुपए में से अगर 6 खुद खा जाएगा तो आगे 4 बचाएगा ना। अगर 10 रुपए में से 5 खुद खाएगा तो आगे 5 बचाएगा, अगर 10 रुपए में से 4 खुद खाएगा तो आगे 6 पहुंचाएगा। तो जितना ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा इसकी एबिलिटी होती जाएगी पोटेंशियल को कंज्यूम करने की, ज्यादा ये खाएगा और आगे वाले को कम देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 से कम करके इसको 4 पे ले आए। तो एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आएगी जब इस पॉइंट पर भी 4 वोल्ट रह गया, इस पॉइंट पर भी 4 वोल्ट रह गया, गैल्वेनोमीटर की पिन आप हमारे पास बिल्कुल इसमें सीधी हो जाएगी, जो इस चीज को इंडिकेट करेगी कि आप कोई भी करंट पास नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये आ गई हमारी बैलेंसिंग कंडीशन, जिसको मैंने बड़ी डिटेल से जाके आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके हो गया ना, आपको कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बैलेंस होता है। अब एक बात जरा गौर से सुन लो, बड़े ध्यान से सुन लो कि यहां से इस पॉइंट से ना हमने जो है वो 10 वोल्ट अप्लाई किया था, यहां पर कितना रह गया 4 वोल्ट। इस पॉइंट से हमने 10 वोल्ट अप्लाई किया था, यहां कितना रह गया 4 वोल्ट। ऐसा कब है, जब बैलेंसिंग कंडीशन है। तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 माइनस 6 4 6 वोल्ट, और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 4 6 वोल्ट। यानी अब ऊपर वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। इसको मैं कंसेप्ट को इस्तेमाल करूंगा, इसलिए ध्यान से सुन लो। अब उसी के मुताबिक देखो, यहां पर कितना बचा 4 और यहां पर क्या हुआ 0, तो 4 से 0 कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया 4 वोल्ट का। यहां पर भी क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन है ना, तो यहां पर भी 4 है, तो यहां से 4 से कितने पर चला गया 0 पर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया 4 वोल्ट का। तो देखो इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये वो कांसेप्ट है जिसको मैं इस्तेमाल करते हुए इसकी सारी की सारी डेरिवेशन करूंगा, समझ गए हो। तो मैं एक बार थोड़ा सा नीट करके बना के दे देता हूं आपको। ये मान लीजिए मेरे पास आ गया सर्किट, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब बैलेंसिंग कंडीशन है हमारे पास, तो इधर भी पॉइंट V है, इधर भी पॉइंट V है, यानी दोनों का सेम पोटेंशियल है, सही है ना। मैं इसको बोल देता हूं जी, चले मैं वही 4 वोल्ट ही लिख देता हूं जी, 4 वोल्ट, इधर भी लिख देता हूं जी 4 वोल्ट। इधर क्या था 10 वोल्ट, इधर क्या था 0। तो अब देख लो 10 से 4 पर गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 4 6 वोल्ट। ये भी देखिए 10 माइनस 4 6 वोल्ट, ऊपर नीचे पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए 4 से 0 पर गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट। ये भी 4 से 0 पर गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट। तो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो सेम है। ये कांसेप्ट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम आ जाते हैं जी डेरिवेशन के ऊपर, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल से इसकी बातों को डिस्कस कर लिया। ओके जी, तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये जो R1 है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के आपको बताता हूँ। तो भाई इसको मैं शो कर देता हूँ जी डेल्टा V से VAB, ठीक है। तो डेल्टा VAB किसके इक्वल होगा, डेल्टा VAB मेरे पास होगा जी इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, बिकॉज दिस वन इज अ हाई पोटेंशियल एंड दिस वन इज अ लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल पे जाएंगे, ठीक है ना। करंट यहां से यूं जा रहा है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं। तो VA माइनस VB होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास VA माइनस VB। और याद रहे अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो मैं इसको I इंटू R भी लिख सकता हूं। और जरा एक बात ध्यान से और सुन लो, यहां से करंट आ रहा है I, अब उसके पास दो रास्ते हैं, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। इधर जाने वाले करंट को मैं I1 कह देता हूं,
इधर आने वाले करंट को मैं I2 कह देता हूं। अब जब ये बैलेंसिंग कंडीशन में है तो बीच में से तो करंट पास कर ही नहीं रहा है ना, तो फिर वो करंट, वही करंट यहां से इधर चला जाएगा, वही I1 इधर जाएगा और वही I2 यहां से इधर जाएगा, इसमें से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, फिर दोनों इकट्ठे होकर यहां से वापस आ जाएंगे। ये कंसेप्ट छोटा सा आसान सा, इसको भी याद रखना आपने। अच्छा, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा ए बी है, ठीक है, ए बी, और वो किसके बराबर है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी। तो ये आ गया मेरे पास वी ए माइनस वी बी, और अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो इसमें करंट कितना पास कर रहा है, I1, रेजिस्टेंस कितनी है, R1, तो मैं यहां लिख सकता हूं I1 R1, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए कह देता हूं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब आपने यहां पर, क्योंकि इसका मुकाबला तो इसके साथ है, मैंने बताया आपको ना, इसका मुकाबला इसके साथ है, ये इसके इक्वल है, तो मैं इसको साथ में डिस्कस करता हूं। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मैं ए और डी पॉइंट कहूंगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा ए और डी के दरमियान वो क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट यूं जा रहा है हाई से लो, इस पॉइंट पर हाई पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर लो पोटेंशियल है, सो वी ए माइनस वी डी, तो यहां लिखूंगा वी ए माइनस वी डी, और अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ में यू भी लिख सकता हूं, V इक्वल टू आई आर होता है, तो इसमें करंट पास कर रहा है I2 और रेजिस्टेंस क्या है, R3, तो मैं लिखूंगा यहां पर I2 R3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या इक्वेशन बी कह रहे हैं, सॉरी। ओके जी, अब जरा देखो, हमने इस सर्किट को लाया है बैलेंसिंग कंडीशन में, तो बैलेंसिंग कंडीशन में इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो लिखिए यहां पे एट बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, आप बता दीजिए कि VB यानी बी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो इक्वल टू VD होगा, VD, ठीक है ना। तो अब जरा गौर से देखो कि इन दोनों में जो फर्क था ना वो VB और VD का था, अगर VB VD दोनों बराबर नहीं तो दोनों सेम है, VA VA, और अगर ये भी दोनों सेम हो जाएंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस फिर सेम नहीं हो जाएगा, है ना, सेम हो जाएगा ना, यहां पर भी मैंने बताया आपको, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस फिर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सो वी कैन से, सो डेल्टा वी ए बी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ए डी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर भी बताया था इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दोनों इक्वल होंगे, यहां पर भी करके बताया था, वही चीज मैं यहां पर भी लेके आया हूं, देखो VAB और VAD, अब मैथमेटिकली प्रूव करके बताया ना मैंने आपको कि बैलेंसिंग कंडीशन में इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो ये VB और ये देखो ये किसके बराबर है, VA माइनस VB, ये किसके बराबर है, VA माइनस VD, ये दोनों सेम है, और अगर ये भी सेम हो गए तो फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी ना, समझ गए हो ना। ओके, तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेता हूं मैं, ये किसके बराबर है, I1 R1, और ये किसके बराबर है, ये है मेरे पास I2 R3 के बराबर है, ठीक है। और ये आगे जी हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन इक्वेशन, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इसका फाइनल रिलेशन निकालेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने इन दो रजिस्टर के लिए भी यही काम करता है, और यहां पर मैं बता चुका हूं जब ये बैलेंसिंग कंडीशन है ना, ये और ये पॉइंट बैलेंस में है, ठीक है, तो अब इस रजिस्टर का ये एंड और इस रजिस्टर का ये एंड ये भी सेम पॉइंट पे है, और इस रजिस्टर का ये एंड और इस रजिस्टर का ये एंड वो तो कॉमन है, वो तो होंगे ही सेम, यानी इन दोनों के जो राइट साइड है वो तो है ही जीरो पर, सेम पोटेंशियल, और जो इसकी लेफ्ट साइड है वो ड्यू टू बैलेंसिंग कंडीशन वो भी सेम पोटेंशियल पर है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर, जैसे यहां पर बताया था इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, बिकॉज़ 4 - 0 भी 4 वोल्ट आता है और 4 - 0 भी 4 वोल्ट आता है, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस इधर का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। चलिए वही काम हम यहां पर भी करते हैं, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, सबसे पहले वो निकालते हैं जी हम, वो आएगा जी मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बी से सी तक, बी सी, और वो किसके इक्वल है जी, हाई पोटेंशियल यहां पर बी है और लो पोटेंशियल यहां पर सी है, क्योंकि हाई से लो करंट मूव करता है, तो वी बी माइनस वी सी, और ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट I1 जो यहां से यूं आया था वही करंट यहां से इधर गया, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से तो करंट गुजरता ही नहीं, वही करंट I1 आया था वही करंट इससे गुजर के जाएगा, I1 R2, ठीक है, तो यहां पर करंट I1 है और रेजिस्टेंस है जी हमारे पास R2,
ठीक हो गया बच्चों। और इसी तरह से मैं इसको बोल देता हूँ, ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर है सी, ओके, इक्वेशन नंबर सी। और इसी तरह से आप इसके क्रॉस में निकालना, इसका हाई पॉइंट क्या है डी और लो पॉइंट क्या है सी, क्योंकि करंट हाई से लो मूव करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वी, इसका नाम रख दिया मैंने डी सी, वो किसके इक्वल आएगा जी मेरे पास, वी डी माइनस वी सी। तो लिखूंगा यहां पर वी डी माइनस वी सी, और वो किसके इक्वल आएगा। अब ये करंट था I2 जो इधर आ रहा था, दो ब्रांचें बनी थी ना करंट की, I1 उधर गया, I2 इधर गया। अब गैल्वेनोमीटर से तो करंट गुजरा नहीं, बिकॉज बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है। और यहां से इधर से करंट सीधा इधर ही आ गया, तो जो I2 इधर आया था वही I2 यहां से गुजर के इधर से भी जाएगा, तो इधर से भी करंट गुजरा I2। तो लिख देता हूं मैं I2, और रजिस्टर का नाम क्या है जी मेरे पास R4, और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर डी, ओके। अब बैलेंसिंग कंडीशन में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कैसे, ये देखो, एट बैलेंसिंग कंडीशन VB इज इक्वल टू VD, VB इज इक्वल टू VD। देख लो, अब इसमें ना जरा गौर से सुनना बात को, ये देखो VC तो सेम है, ठीक है, और अगर VB और VD भी सेम आ गए तो ये वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ये वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगी, है ना, जैसे 5 - 3 और 5 - 3 सेम है, ठीक है। ये VC ये भी VC, ये VB और ये VD। अब अगर VB और VD की सेम वैल्यू है, वो दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं सो डेल्टा VBC इज इक्वल टू डेल्टा VDC, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों की वैल्यूज ये वाली पुट कर देते हैं, ये I1 R2 के बराबर है और ये I2 R4 के बराबर है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4, और ये आगे हमारी दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब हमने क्या करना है, सिंपली ना इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लें, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम कर लेते हैं जी डिवाइड। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा I1 R2 डिवाइडेड बाय, देखें इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड से, इसकी लेफ्ट से, तो मैं पहले लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर लूं। I1 R2 डिवाइडेड बाय I1 R1, ठीक है। और अब राइट को राइट से डिवाइड करेंगे, सो I2 R4 डिवाइडेड बाय I2 R3। तो देखिए यहां पर I1 से कट गया, I2 से कट गया, तो आपके पास जो एक रिलेशन बचेगा ना यहां पर, वो रिलेशन क्या बचेगा, वो रिलेशन बचेगा R2 बाय R1, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू, क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू R4 बाय R3, ठीक है। अब इस रिलेशन से अगर आपने R4 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमारा अननोन रेजिस्टेंस कौन सी है, R4 है, बाकी तो सारे नाउन है, R1 भी नाउन है, R2 भी नाउन है और R3 भी नाउन है, तो R4 की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपली R3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ R4 इज इक्वल्स टू R3 मल्टीप्लाई बाय R2 बाय R1। तो ये हमारा एक फाइनल रिलेशन जो है वो आ गया। मैं इसको अब यहां पर लिख देता हूं बड़ा सा करके, इधर लिख देता हूं मैं ऐसे। आंसर जो है हमारा आया बेसिकली इसके लिए फाइनल रिलेशन का, वो है R4 इज इक्वल्स टू R3 और R2 बाय R1, ठीक है, दैट इज द मेन रिलेशन। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।